देखिए सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, और ऑर्गेनिक स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक स्टेट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, मतलब कोई नो फर्टिलाइजर, इवन यहाँ पे प्लास्टिक को भी बैन कर रखा है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ ग्लोबल मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देखिए इसमें एक वर्ड है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को समझने की जरूरत है। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है, दो वर्ड को मिक्स करके बनाया गया, इकोनॉमिक्स प्लस टूरिज्म। मींस कोई भी टूरिस्ट एरिया है, वहां से जो भी इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को आपको क्या करना है कि उसी एरिया के डेवलपमेंट पे यूज करना है। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, वो क्या कर रहा है कि इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उसी एरिया में यूज कर रहा है। सो इको टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है सिक्किम में। प्लस उसमें आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का देखिए, पूरे देश को तो आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में नहीं ला सकते। अगर पूरे देश को आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में लेकर आएंगे तो आपके यहाँ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस होगा जैसे श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में यही तो हुआ था कि उसने क्या किया, ऑर्गेनिक, पूरा श्रीलंका को ही ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की। उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो लोगों के पास पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो क्या होगा, लोग परेशान होंगे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आए। तो एक रीजन ये भी था श्रीलंका में क्राइसिस आने का। तो हम पूरे इंडिया को तो ऑर्गेनिक स्टेट नहीं बना सकते, हाँ कुछ कुछ स्टेट्स को हम ऑर्गेनिक स्टेट बना सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर, जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दे आर गुड फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, स्टेट ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इसकी वजह से स्टेट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। प्लस इसकी वजह से क्योंकि पूरा क्लाइमेट चेंज पे भी क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को भी टैकल करने में ऑर्गेनिक स्टेट एक रोल प्ले करता है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम इज अ फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। सो कब बना ऑर्गेनिक स्टेट, 2020 में बना। वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट था 2020 में। और 7096 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था फ्री फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, मतलब नो फर्टिलाइजर नो पेस्टिसाइड। कितनी अच्छी बात। नेक्स्ट इज ओवर 75,000 हेक्टेयर ऑफ फार्मलैंड कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक बाय 2015 तक। इतना एरिया 75,000 हेक्टेयर का जो एरिया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फार्मलैंड में कन्वर्ट किया और ऑर्गेनिक नेचर में कन्वर्ट हो गया। और 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन प्लेस। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस होना शुरू हुई वहां स्टेट पे, इसलिए इसको एक स्टेटस मिला फुली ऑर्गेनिक स्टेट का। वैसे सिक्किम अगर आप देखेंगे तो सिक्किम वहां की खूबसूरती के लिए, खूबसूरत वादियों के लिए, वैली रीजन के लिए, माउंटेनियस रीजन के लिए, उसके लिए भी फेमस है। सिक्किम ऑर्गेनिक जर्नी की बात करें तो 2003 में गवर्नमेंट ने फेज आउट कर दिया था सिंथेटिक इनपुट। जितने भी सिंथेटिक इनपुट से जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते थे उन सबको फेज आउट किया। फार्मर्स रिट्रेन्ड एंड कंपोस्टिंग इनकरेज्ड। फार्मर्स को क्या किया, कंपोस्टिंग के लिए इनकरेज किया। 2015 में क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ फार्मलैंड कन्वर्ट हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग में। 2018 तक यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने फ्यूचर पॉलिसी ग्लोबल अवार्ड दिया एग्रो इकोलॉजी के लिए। 2020 में फुल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अक्रॉस ऑल फार्म्स बनाया गया। जितने भी फार्म्स सिक्किम में थे सबको ऑर्गेनिक फार्म्स डिक्लेयर कर दिया गया। इको टूरिज्म एंड लाइफस्टाइल, अभी मैंने बताया था इको टूरिज्म एंड लाइफस्टाइल। इससे क्या हुआ, जब आप सोचिए आपके यहाँ अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उससे आपकी लाइफस्टाइल से जो होने वाली डिजीज होती है वो भी कम होगी, प्लस आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, प्लस आपका जो बीपी शुगर ये सब प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगी। जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में होती है, जो टॉक्सिक नेचर मतलब हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। क्योंकि आप फर्टिलाइजर देखिए, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। जब आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड में जो भी केमिकल्स होंगे तो वो क्या होगा, पहले फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। वो किस में एंटर होंगे, क्रॉप में एंटर होंगे। क्रॉप से फिर हम उनको क्रॉप को खाएंगे तो हम में एंटर होंगे। सो पहले क्रॉप में बायो एक्यूमुलेशन होगा और फिर उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन होगा। बायो मैग्निफिकेशन से वो हमारी बॉडी में आएंगे और वो भी उनकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। मान लीजिए उसमें 1 ppm है तो हमारे अंदर कितना आ जाएगा, 10 ppm आ जाएगा। सो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये जो पेस्टिसाइड का केमिकल होता है ये हमारी बॉडी में आता है, या फर्टिलाइजर का जो केमिकल होता है वो हमारी बॉडी में आता है। ऑर्गेनिक स्टेट की वजह से क्या होगा, जब हम सिक्किम क्योंकि ऑर्गेनिक स्टेट है तो वहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होंगे, जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से ये जो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की वजह से जो प्रोडक्ट हमारे अंदर, जो केमिकल हमारे अंदर एंटर कर रहा था, जो टॉक्सिसिटी हमारे अंदर जा रही थी, वो खत्म होगी। नेक्स्ट देखिए, टूरिस्ट एक्सपीरियंस लोकल ऑर्गेनिक फूड, जैसे मिलेट हो गया, ठीक है, सीजनल फार्मिंग हो गई। कई डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो यूकोसोम, हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मूवमेंट, ठीक है। रेवेंगला है, नोन फॉर फ्रेश प्रोड्यूस एंड हॉस्पिटलिटी के लिए जाना जाता है। जुंगू है, ये डेस्टिनेशंस है, लेप्चा कम्युनिटी है यहाँ पे, इंडिजिनस कल्चरल फ्यूजन रहता है। येमथांग वैली बहुत फेमस है, इसको यामथांग वैली को आप फ्लावर ऑफ वैली भी बोलते हैं। तो फ्लावर ऑफ वैली नॉर्थ ईस्ट का फ्लावर ऑफ वैली है। वैसे फ्लावर ऑफ वैली तो आप इधर देखेंगे तो उत्तराखंड में भी मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, प्लास्टिक बैग्स बैंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लास्टिक बैग्स जो थे उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया था।
प्लास्टिक की तो मैं बात करता हूं, प्लास्टिक को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, हर स्टेट को बैन कर देना चाहिए, और चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सबको बैन कर देना चाहिए। प्लास्टिक का एक रिप्लेसमेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जिस तरह से प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम में एंटर करता जा रहा है, प्लास्टिक को जब आप प्लास्टिक को, जैसे अंकल चिप्स है, आंटी चिप्स है, उसको आप फेंक देते हैं, लोग क्या करते हैं उसको जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें से जो गैस रिलीज होती है वो डायोक्सिन होती है, डायोक्सिन को फिर हम इनहेल करते हैं, तो हमारे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें जाके वो डिपोजिट हो जाती है। सो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज इंक्रीज हो जाते हैं, इसको हम बॉडी बर्डन बोलते हैं। डायोक्सिन जो हमारी बॉडी में आता है उसको बॉडी बर्डन बोलते हैं। और इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बॉडी बर्डन से, जिसके अंदर बॉडी बर्डन हो ना प्लास्टिक का या डायोक्सिन का। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, हम जितना भी, जैसे मान लीजिए कुछ खाना खाते हैं या कुछ पैक करा के लेते हैं, मान लीजिए आप जो चाइनीज फूड है उसको पैक करवा के लाते हैं, तो किस में लेते हैं, प्लास्टिक में। अब वो चाइनीज फूड गर्म है, उसके बाद वो प्लास्टिक में पैक है, आप समझ रहे, गर्म फूड प्लास्टिक में पैक है, तो थोड़ा बहुत प्लास्टिक का जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है, और फिर उसको धीरे धीरे हम खाते हैं। जैसे हम खाते जाते हैं वैसे वैसे डायोक्सिन हमारी बॉडी में डिपोजिट हो जाता है, तो धीरे धीरे टॉक्सिक हो जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक आदमी बहुत डिसिप्लिन लाइफ रह रहा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या फिर उसे लंग्स कैंसर है। ये कहां से हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है, जबकि वो कुछ नहीं करता, ना सिगरेट पीता है, ना कुछ करता है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, ठीक है, उसका रूटीन भी बहुत अच्छा है, फिर भी उसके बाद उसे कैंसर हो रहा है। तो एक रीजन एयर पॉल्यूशन है और दूसरा रीजन है प्लास्टिक पॉल्यूशन है। प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल उसको टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए। टेररिज्म और प्लास्टिक दोनों एक जैसे ही है, जैसे हम टेररिज्म को नहीं टॉलरेट करना चाहते वैसे हमें प्लास्टिक को भी नहीं टॉलरेट करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात बिल्कुल है, आप यहां जाएंगे तो आपको विंड मिल बहुत मिलेगी आपको, ठीक है, आप सिक्किम में जाइए आपको विंड मिल बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, आपको सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बैम्बू वाटर, आप ये जितना भी माउंटेनियस रीजन देखेंगे ना, जितना भी माउंटेनियस रीजन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, तो वहां पे बैम्बू बहुत ज्यादा होता है। बैम्बू इसलिए ज्यादा होता है कि ये जो सॉइल है ना, ये क्या है, आपका माउंटेनियस सॉइल है, और माउंटेनियस सॉइल पे बरसात होती है, बरसात की वजह से जो ह्यूमस होता है वो स्टिक नहीं कर पाता, तो वो सॉइल एसिडिक हो जाती है, और बैम्बू कल्टीवेशन के लिए एसिडिक सॉइल बहुत अच्छी होती है, तो एसिडिक सॉइल बहुत प्रेफर करती है। आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी जाएंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर घूमे, तो आपको जो पेन होते हैं ना, उसमें वो लोग ऊपर का कवर प्लास्टिक यूज नहीं करते, बैम्बू यूज करते हैं। चेयर्स होंगी वो बैम्बू की होंगी, उनके सोफे होंगे वो बैम्बू के होंगे, उनकी चारपाई होगी वो बैम्बू की होगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको बैम्बू का मिलेगा। सो बैम्बू से वो, इवन बैम्बू को वो इरिगेशन सिस्टम में यूज करते हैं, पानी उसके थ्रू जाता है बैम्बू में। तो और बैम्बू इज अ ग्रास। अब तो क्या हो गया, बैम्बू पे मान लो इंटरस्टेट अगर आप ट्रेड करते हैं तो बैम्बू पे कोई टैक्स वैक्स नहीं है, आप ले जाइए जहां से इंटरस्टेट, कुछ भी आप बैम्बू नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहां तक आइए तो उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना है। तो बैम्बू इज अ ग्रास, ग्रास की कैटेगरी में आता है। सो एम्फेसाइज ऑन स्मॉल स्केल कम्युनिटी फोकस, स्मॉल स्केल और कम्युनिटी फोकस्ड। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडिया में ना टूरिज्म सेंस नहीं है। हम क्या होता है कि मान लीजिए कोई एरिया है जो टूरिज्म को सस्टेन कर सकता है सिर्फ 200 या 400 लोगों को, अब पता चला वहां पे क्या 4000 लोग हैं, 4,000 लोग चले गए, तो 4000 लोग क्या करेंगे, वहां के सारा जो इन्वायरमेंट है वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो हमें ये जरूरत है कि कितने लोग वहां जाएं, ये पहले हमें चेक कर लेना कि वो एरिया कितने लोगों को सस्टेन कर सकता है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो हमारे यहाँ टूरिज्म सेंस भी नहीं है, लोग जा रहे हैं प्लास्टिक यहाँ फेंक रहे हैं, बोतल, कोका कोला की बोतल है उसको फेंक दिया, कोई आपने कुछ भी प्लास्टिक का सामान इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल तो होता नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते आप, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो वहां जाके पॉल्यूशन कर देता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन वहां भी हो रहा है, और कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। सो ये सब बिल्कुल बैन कर रखा है वहां। ग्लोबली सिक्किम इसलिए मैटर करता है क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात है, टूरिज्म की बात है, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहां पे, आप देखिए किस तरह से एग्रीकल्चर कर रहे हैं इस पिक्चर में, एंड इकोनॉमी एंड कल्चरल वाइटलिटी है जो कोएग्जिस्ट कर रही है उस एरिया में, एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ये जितना भी आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इससे क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमारी एक तरह की फाइट है। धीरे धीरे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अदर स्टेट्स में भी कर सकते हैं, प्लस इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी कर सकते हैं, बट पूरे इंडिया में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी और उसको फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पूरे इंडिया को तो ऑर्गेनिक स्टेट बनाना बहुत मुश्किल है और फिजिबल भी नहीं होगा, बट हाँ कुछ स्टेट्स को या कुछ एरियाज को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्टेट बना सकते हैं। इसी मॉडल पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो वहां पे भी हम उसको ऑर्गेनिक स्टेट बना सकते हैं।